नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जधारी क्लासेस में। दोस्तों आज हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे 2019 के बीएड पेपर का सेकंड पार्ट। इससे पहले हमने यहाँ पे बीएड पेपर का फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर दिया है जिसमें 100 क्वेश्चन थे और वो था जनरल नॉलेज का। और आज हम यहाँ पे 100 क्वेश्चन ला रखे हैं, वो हैं जनरल हिंदी के। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है। इससे पहले यहाँ पे निर्देश पढ़ लेते हैं। सही विलोम शब्द का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 101 से और 103 तक यहाँ पे विलोम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 1 है आगरा का विलोम शब्द। तो आगरा का जो विलोम शब्द है वहाँ आप ऑप्शन देख सकते हैं, दुराग्रह, अनाग्रह, आग्रह रहित या दुराग्रह। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दुराग्रह। क्वेश्चन नंबर 2 है कनिष्ठ का विलोम शब्द। तो कनिष्ठ का जो विलोम होता है वो होता है वरिष्ठ, और कनिष्ठ का विलोम वरिष्ठ भी होता है और ज्येष्ठ भी होता है, ज्येष्ठ अर्थात बड़ा। क्वेश्चन नंबर 3 है अगम्य का विलोम शब्द। तो अगम्य का विलोम होता है दुर्गम। इसका ऑप्शन डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पे निर्देश है नीचे दिए गए शब्दों में पर्यायवाची शब्द बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 104 है चांदनी। चांदनी का हमने यहाँ पे पर्यायवाची शब्द बताना है। तो चांदनी का जो पर्यायवाची शब्द है वो है ऑप्शन ए, ज्योत्सना। और भी पर्यायवाची होते हैं चांदनी के, जैसे चंद्रिका हो गया, कौमुदी हो गया, उजियारी हो गया, ये सब चांदनी के ही पर्यायवाची शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 105 है पर्वत। तो पर्वत का जो पर्यायवाची होता है वो होता है आद्री। और भी हैं जैसे शैल हो गया, गिरी हो गया, धराहर हो गया, पहाड़ और अचल, ये सभी पर्वत के पर्यायवाची शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 106 है शत्रु। तो शत्रु का जो पर्यायवाची होता है वो होता है अरि। और भी होते हैं जैसे विपक्षी हो गया, प्रतिपक्षी हो गया, बैरी हो गया और अमित्र, ये सभी शत्रु के पर्यायवाची शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 107 है वारिद। तो वारिद का जो पर्यायवाची होता है वो होता है ऑप्शन डी, बादल। ठीक है, और बादल हो गया, मेघ हो गया, नीरद, जलधर, अम्बुद, ये सभी वारिद के पर्यायवाची शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 108 है हवा। तो हवा का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो होता है बयार। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। और भी हवा के जैसे पवन हो गया, वायु हो गया, समीर हो गया, वात हो गया, अनिल हो गया, ये सभी हवा के पर्यायवाची शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 109 के यहाँ पे निर्देश दे रखे हैं प्रदत्त शब्दों में प्रयुक्त समास बताइए। तो कई बार क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है कि समास के प्रकार या समास कितने प्रकार के या उनके भेद कितने होते हैं। तो समास के 6 भेद होते हैं, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। तो यहाँ पे बताना है कि भाई बहन में कौन सा समास है। तो भाई बहन में यहाँ पे है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, द्वंद्व समास। देखो द्वंद्व समास क्या होता है, जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान होते हैं और दोनों पदों के बीच में क्या होता है, इसके मतलब दोनों पद प्रधान हो, जैसे भाई भी ये 2 पद है ना, और बहन, दोनों पद यहाँ पे क्या है, प्रधान है। और इन दोनों पदों के बीच क्या होता है, और या अथवा लगा होता है, जैसे भाई और बहन, माता और पिता, आगे और पीछे, ये सभी क्या है, द्वंद्व समास के एग्जाम्पल है। और इसकी एक पहचान क्या होती है, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आप, भाई और बहन के बीच में क्या है, एक डैश लगा है, इसको बोलते हैं योजक चिन्ह। तो जिन 2 पदों के बीच में योजक चिन्ह होता है उसे बोलते हैं द्वंद्व समास। ठीक है, और भी एग्जाम्पल है इसके, जैसे राजा और प्रजा हो गया, सुख और दुख हो गया, ऊंच या नीच हो गया, आगे और पीछे, ये सभी द्वंद्व समास के एग्जाम्पल हैं। क्वेश्चन नंबर 110 है यहाँ पे रुपया और पैसा। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पे रुपया और पैसे के बीच में क्या लगा है, योजक चिन्ह या डैश लगा है। तो यहाँ पे भी ऑब्वियसली द्वंद्व समास ही होगा। क्वेश्चन नंबर 111 है यहाँ पे सहस्रानन में कौन सा समास है। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं बहुब्रीहि, द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष समास। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, बहुब्रीहि समास। देखो बहुब्रीहि समास क्या होता है, इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता। जैसे हमने द्वंद्व में बोला ना कि दोनों पद प्रधान होते हैं, लेकिन बहुब्रीहि में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। जैसे यहाँ पे सहस्रानन भी है, और भी इसके एग्जाम्पल जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। तो नीलकंठ क्या है, 2 पद हैं, तो उन दोनों पदों ने किसकी ओर इंगित कर दिया, शिव जी भगवान की ओर कर दिया। नेक्स्ट है यहाँ पे लंबोदर, लंबा है उदर जिसका अर्थ है क्या, गणेश जी। दशानन, 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण। प्रधानमंत्री, मंत्रियों में प्रधान है जो, वो कहलाता है प्रधानमंत्री। तो इसका मतलब यहाँ पे सहस्रानन में बहुब्रीहि समास है। क्वेश्चन नंबर 112 है यहाँ पे त्रिभुवन में कौन सा समास है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन
बी द्विगु समास। देखो द्विगु समास क्या होता है, जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो। जैसे त्रिभुवन ना, तो त्रि मतलब तीन, तो इसका पहला जो शब्द है वो जो अक्षर है वो क्या है, संख्यावाचक सर्वनाम है। तो जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो वह द्विगु समास कहलाता है। और इसमें क्या होता है, समूह का ज्ञान भी होता है। त्रिभुवन मतलब तीन लोगों का समूह, ठीक है। तो यहाँ पर त्रिभुवन इसका जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी द्विगु समास। और भी इसके एग्जाम्पल है, जैसे सप्त सिंधु हो गया, 7 सिंधुओं का समूह कहलाता है सप्त सिंधु। नवरात्र हो गया, 9 रात्रियों का समूह। त्रिकोण हो गया, 3 कोणों का समाहार। तिरंगा हो गया, 3 रंगों का समूह। ये सभी किसके एग्जाम्पल है, द्विगु समास के एग्जाम्पल है। यहाँ पे 113 के ऊपर यहाँ पर निर्देश दे रखा है, दिए गए शब्दों में एक शब्द अपने वर्ग का पर्यायवाची नहीं है, उसे छांटिए। तो यहाँ पे 113 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए विष्णु, क्योंकि माधव, केशव, नंदन जो ये हैं ये तीनों कृष्ण भगवान के क्या है, पर्यायवाची है। यहाँ पे जो अलग बोल रखा है उन्होंने कि दिए गए शब्दों में एक शब्द अपने वर्ग का पर्यायवाची नहीं है, तो यहाँ कौन सा नहीं है, विष्णु नहीं है। क्वेश्चन नंबर 114 है, यहाँ पे अतुल्य, अपूर्व, अनन्य, खूबसूरत। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी अपूर्व, ठीक है। अतुल्य, अनन्य और खूबसूरत जो है वो एक ही के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 115 है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 115 उद्यम है, उपद्रव हो गया, तदवीर हो गया और उत्पाद हो गया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी तदवीर, क्योंकि उद्यम जो ये उद्यम है उद्यम के ही ये पर्यायवाची और हैं। उपद्रव भी हो गया, उत्पाद भी हो गया और धूम, ये सभी उद्यम के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 116 है, अरुण, सरोरुह, उत्पल और कुवलव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए अरुण, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 117 है, इसमें भी पर्यायवाची कौन नहीं है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा कपोत, क्योंकि मदन, मनोज और काम ये क्या है, एक ही शब्द के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 118 है, यहाँ पे दे रखा है निर्देश, 118 से 122 तक उल्लिखित वाक्यों हेतु सर्वाधिक उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। और या यहाँ पे ये भी कह सकते हैं अनेकों शब्द के लिए एक शब्द का प्रयोग। देखो यहाँ पे लिख रखा है 118, जो सब कुछ जानता हो, इतना बड़ा क्या है, एक वाक्य है, लेकिन इसका एक ही शब्द में इसका अर्थ छिपा है। जो सब कुछ जानता हो उससे कहते हैं सर्वज्ञ। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है, यहाँ पे अज्ञा, अज्ञा का मतलब होता है जो कुछ नहीं जानता है उसको बोलते हैं अज्ञा। सर्वज्ञ मतलब जो सब कुछ जानता हो। यहाँ पे विशेषज्ञ, विशेषज्ञ के लिए क्या आएगा, किसी विषय को विशेष रूप से जानने वाले को विशेषज्ञ कहेंगे। कृतज्ञ, जो किए गए उपकारों को जानता हो या मानता हो उसे कहेंगे कृतज्ञ। क्वेश्चन नंबर 119 है, जिसका संकल्प या निश्चय किया गया हो, तो उसके लिए एक शब्द आएगा संकल्पित। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुख और दुख में समान रहने वाला व्यक्ति, तो उसे कहेंगे समदर्शी। समदर्शी जो सबको एक समान देखता हो या सुख दुख में समान हो, ठीक है। 121 है, यहाँ पे जिसके समान दूसरा न हो, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए अनुपम। जिसके समान दूसरा न हो उसे कहेंगे अनुपम। और अजेय, जिसे जीता न जा सके उसे कहेंगे अजेय। क्वेश्चन नंबर 122 है, दूसरे के पीछे चलने वाला, तो दूसरे के पीछे चलने वाले को कहेंगे अनुचर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 123 है, यहाँ पे लिख रखा है, अधोलिखित लोकोक्ति का अर्थ बताइए। लोकोक्ति दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 123 है, उल्लू सीधा करना, तो यहाँ पे ऑप्शन आप देख सकते हैं, ठगना, उल्लू पालना। यहाँ पे क्वेश्चन ऑप्शन सी है, खुशामद करना और अपना काम निकालना। तो उल्लू सीधा करना का अर्थ होता है अपना काम निकालना। उसने अपना काम निकाल दिया, उल्लू सीधा कर दिया। क्वेश्चन नंबर 124 है, सब धान 22 पंसेरी का सामान्य अर्थ है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए सभी वस्तुओं को समान समझता है। इसको कहेंगे सब धान 22 पंसेरी, अर्थात सभी वस्तुओं को समान समझना। क्वेश्चन नंबर 125 है, एक तो करेला दूसरा नीम पर चढ़ा। एक तो करेला और दूसरा नीम पर चढ़ा। इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी कुटिल की संगति में और कुटिल बनना। क्वेश्चन नंबर 126 है, घाट घाट का पानी पीना, अर्थात अनुभवी होना। उसने बहुत घाट घाट का पानी पी रखा, अर्थात वो इतना अनुभवी है। क्वेश्चन नंबर 127 है, कूप मंडूक होना। इसका अर्थ है अत्यंत सीमित ज्ञान होना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 128 है, बूंजी भांग न होना, तो इसका अर्थ है दरिद्र होना। क्वेश्चन नंबर 128 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी।
क्वेश्चन नंबर 129 दे रखा है यहाँ पे, उत्कृष्ट काव्यांशों में प्रयुक्त अलंकारों का निर्देश कीजिए। यहाँ पे हमने अलंकार बताने हैं। देखो, अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। जिस प्रकार स्त्री की शोभा आभूषण से होती है, उसी प्रकार काव्य की शोभा भी अलंकार से होती है। अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार, और ये इन्हीं के प्रकार होते हैं, जैसे अनुप्रास अलंकार हो गया, यमक अलंकार हो गया, श्लेष अलंकार हो गया। ये सब शब्दालंकार के क्या है, भेद हैं। तो यहाँ पे 129 है, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए में कौन सा अलंकार है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास अलंकार क्या होता है? विरोध न होने पर भी विरोध का आभास। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 130 है यहाँ पे, मंद मंद मुरली बनावत अधर धरे, मंद मंद निकल्यो मुकुंद मधुवंते में कौन सा अलंकार है? तो 130 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार क्या होता है? जब एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। देखो यहाँ पे भी मा जो वर्ण है उसकी जो आवृत्ति होती है वो बार बार हो रही है। मंद मंद मुरली बनावत अधर धरे, मंद मंद निकल्यो मुकुंद मधुवर। जैसे और भी इसके एग्जाम्पल है, जैसे रघुपति राघव राजा राम, तो इसमें भी रा जो वर्ण है उसकी जो आवृत्ति हो रही है वो बार बार हो रही है। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुप्रास अलंकार। क्वेश्चन नंबर 131 है यहाँ पे, सखी सोहत गोपाल के उर गुंजन की माल, बाहर सोहत मनु पिए दावा नल की ज्वाल। इसका जो राइट आंसर है 131 का वो है ऑप्शन बी, उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है? जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है उसे बोलते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। क्वेश्चन नंबर 132 है यहाँ पे, रीज रीज रहस सहसी हंसी हंसी उठे, सांसें भरी आंसू भरी कहत दाई दाई। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, अनुप्रास अलंकार, क्योंकि यहाँ पे भी रा शब्द की क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। क्वेश्चन नंबर 133 है, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही तारा उषा नागरी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यहाँ पे है रूपक अलंकार। इसका राइट आंसर है। रूपक अलंकार क्या होता है? जहाँ पर उपमेय व उपमान में कोई अंतर नहीं होता है उसे कहते हैं रूपक अलंकार। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं उपमेय, देखो यहाँ पे अंबर, तो अंबर है उपमेय और पनघट है यहाँ पे उपमान। यहाँ पे तारा है तो तारा है यहाँ पे उपमेय, यहाँ पे देखना तारा, और घट या घड़ा है यहाँ पे उपमान। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, रूपक अलंकार। क्वेश्चन नंबर 134 है, सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरि सा ऊंचा हो जिसका मन। तो इसमें ऑप्शन आप देख सकते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार या उपमा अलंकार। तो इसका राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी। देखो, उपमा अलंकार का मतलब अर्थ क्या होता है? उपमा का अर्थ होता है तुलना करना। जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से होती है तो उसे कहते हैं उपमा अलंकार। तो यहाँ पे भी क्या तुलना हो रही है किसी व्यक्ति। देखिए, सागर सा गंभीर हृदय हो, सागर मतलब बड़ा सा हृदय हो, गिरि सा मतलब पर्वत जैसा क्या है, ऊंचा हो जिसका मन। तो यहाँ पे भी क्या हो रही है, तुलना हो रही है किसके साथ? सागर के साथ और पर्वत या गिरि के साथ। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, उपमा अलंकार। क्वेश्चन नंबर 135 है, यह काया है या शेष उसी की छाया, क्षण भर उनकी कुछ नहीं समझ में आया। यह काया है या शेष उसी की छाया, क्षण भर उनकी कुछ नहीं समझ में आया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, संदेह। तो उसको डाउट हो रहा है, यह काया मतलब बॉडी है या उसी की क्या है, मतलब बॉडी है मतलब शरीर है या उसी की छाया है, क्षण भर उनकी कुछ समझ में नहीं आया, यह बॉडी है या उसी की छाया है। देखो यहाँ पे दूसरे एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं। संदेह जो अलंकार होता है वो क्या होता है? जहाँ पर उपमेय में उपमान का संदेह हो, अर्थात किसी वस्तु को देकर उसके स्थान पर दूसरी वस्तु का संदेह होता है। तो यहाँ पे भी वही हो रहा है, काया का जो संदेह हो रहा है वो किससे हो रहा है? छाया से, कि छाया है या काया है। जैसे दूसरा यहाँ पे एग्जाम्पल देते हैं कि सारी बीच नारी है या नारी बीच सारी है, कि सारी की ही नारी है या नारी की ही सारी है। तो कभी क्या कर यहाँ पे डाउट या उसको संदेह हो गया कि सारी के बीच नारी है या नारी के बीच ही सारी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, यहाँ पे क्या हो रहा है? संदेह प्रकट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 136 का यहाँ पे आप निर्देश पढ़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 36 बोला है, सदैव शब्द में कौन सी संधि है? तो यहाँ पे ऑप्शन आप देख सकते हैं, यण संधि है, व्यंजन संधि है, वृद्धि संधि है या गुण संधि है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, वृद्धि संधि। देखो वृद्धि संधि यहाँ पे क्यों है?
सदैव, इसका वृद्धि संधि हमको पहचाननी जल्दी तभी आ सकती है जो हम इसका संधि विच्छेद करना हमको आता हो। तो संधि क्या, अगर आप डिटेल में वीडियो देखना चाहते हो तो आप जदारी क्लासेस की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। वहाँ पे हमारा पूरा व्याकरण का जो कोर्स है वो कंप्लीट हो रखा है। आप जदारी क्लासेस की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहाँ पे अलग से इसकी क्या बना रखी है, प्लेलिस्ट बना रखी है हिंदी व्याकरण की। ठीक है, तो सदैव में क्या संधि है, वृद्धि संधि है। क्यों, देखो अगर हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा, सदा धन एव। ठीक है, तो क्या यहाँ पे टूट कहाँ पे रहा है, आ धन ए, तो आ धन ए इक्वल बराबर क्या होता है, बड़ा वाला ए। तो इसलिए यहाँ पे क्या है, बड़ा वाला ए है ना, यहाँ पे सदैव मतलब बड़ी ए की मात्रा यहाँ पे पड़े, तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि के और भी एग्जाम्पल है, देख एक सदैव हो गया, तथैव हो गया, तथा धन एव, आ धन ए बराबर ए हो रहा है, लोकेशणा लोक धन एषणा। ठीक है, आ धन ए बराबर बड़ा वाला ए हो रहा है, धनेश्वर धन धनेश्वर, ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं, ये हैं सभी वृद्धि संधि के। क्वेश्चन नंबर 137 है, निराभिमान में कौन सी संधि है, तो ये है आपकी विसर्ग संधि। और इसका जो यहाँ पे संधि विच्छेद कौन सा सही है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, निधन अभिमान, निराभिमान। और भी विसर्ग संधि के एग्जाम्पल जैसे निराहार, निर्धन आहार, दुराशा हो गया, दु धन आशा, तपोभूमि तपह धन भूमि, ये सभी विसर्ग संधि के एग्जाम्पल हैं। क्वेश्चन नंबर 138 है यहाँ पे, पित्रादेश, तो पित्रादेश का जो सही संधि विच्छेद है वो है ऑप्शन सी, ऑप्शन बी है, पितृधन आदेश। ठीक है, और पित्रादेश में कौन सी संधि है, तो पित्रादेश में है आपकी यण संधि। क्वेश्चन नंबर 137 है, पुनर्जन्म में कौन सी संधि है, तो पुनर्जन्म में है विसर्ग संधि। और यहाँ पे संधि विच्छेद इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पुनः धन जन्म पुनर्जन्म। क्वेश्चन नंबर 140 है, महोदय का संधि विच्छेद, तो महोदय का जो संधि विच्छेद है वो है राइट आंसर उसका महाधन उदय। तो इसमें कौन सी संधि है, तो महोदय में है गुण संधि। क्वेश्चन नंबर 141 यहाँ पे दे रखा है, आप इस निर्देश को पढ़ सकते हैं, बहुत दिनों तक जीने वाला, तो उसको कहेंगे, बहुत दिनों तक जीने वाले को कहेंगे चिरंजीवी। 141 का राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। यहाँ पे ऑप्शन ये है दीर्घ सूत्री, तो दीर्घ सूत्री किसे कहते हैं, जो विलंब या टाल मटोल से काम करे उसे कहते हैं दीर्घ सूत्री। क्वेश्चन नंबर 142 है, जो विज्ञान जानता हो या जो विज्ञान का ज्ञाता हो उसे कहते हैं ऑप्शन सी, वैज्ञानिक। क्वेश्चन नंबर 143 है, इंद्र पर विजय प्राप्त करने वाला, तो इसका नाम है, इसको कहेंगे इंद्रजीत। इंद्र पर विजय प्राप्त करने वाले को इंद्रजीत कहेंगे। जिसकी गर्दन सुंदर हो, तो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, सुग्रीव। क्वेश्चन नंबर 145 है, जिसका कोई आकार ना हो तो उसे कहेंगे निराकार। क्वेश्चन नंबर 135 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 146 है, जंगल में लगने वाली अग्नि, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, जंगल में लगने वाली अग्नि को कहते हैं दावा नल। क्वेश्चन नंबर 147 यहाँ पे दे रखा है कि निर्देश दे रखा है, यहाँ पे निम्नलिखित वाक्यों में 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है उसका चयन कीजिए। तो यहाँ पे 147 आप पढ़ सकते हैं, प्रेम का स्वाद और तासीर दोनों कपूर की तरह होते हैं, कोई त्रुटि नहीं। यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, कोई त्रुटि नहीं इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि ये कोई वाक्य नहीं बनने तरह होते हैं, दोनों कपूर हैं, कोई त्रुटि नहीं इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 148 है, जिसकी इच्छा पूर्ण हो चुकी हो, तो उसे क्या कहेंगे, जिसकी इच्छा पूर्ण हो चुकी हो। इसका तो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, तृप्ति। तृप्ति इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। तृप्त किसे कहेंगे, जो तृप्त का मतलब होता है संतुष्ट हो चुका है, जबकि जो तृप्ति है वो आवश्यकता पूरी होने पर मिलने वाले जो क्या है मानसिक शांति है, या जिसकी इच्छा पूर्ण हो चुकी है उसको कहेंगे तृप्ति। तृषा, तो तृषा का अर्थ होता है अभिलाषा या इच्छा रखने वाला। नेक्स्ट है यहाँ पे तृणा, तृणा का अर्थ होता है विशेष कामना रखने वाला, उसको कहेंगे तृणा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, तृप्ति। क्वेश्चन नंबर 149 है, रमेश ने देखा सांप सड़क पर। यहाँ पे हमने क्या बताना है, जो शुद्ध वाक्य है यहाँ पे वो बताना है। रमेश ने देखा सांप सड़क पर चलते हुए। नेक्स्ट है, रमेश ने सड़क पर चलते हुए सांप देखा। नेक्स्ट है यहाँ पे, रमेश ने सड़क पर चलते हुए देखा सांप, और रमेश ने चलते हुए सड़क पर सांप देखा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी है, रमेश ने सड़क पर चलते हुए सांप देखा।
क्वेश्चन नंबर 150 है यहाँ पे, अनेकों नाम कृष्ण के, श्री कृष्ण अनेकों नाम है, श्री कृष्ण के अनेकों नाम है या श्री कृष्ण के अनेक नाम। जहाँ पे जो शुद्ध वाक्य है वो है वो है ऑप्शन डी, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। क्वेश्चन नंबर 151 है, आपका पत्र धन्यवाद मिला, आपका पत्र मिला धन्यवाद, आपका महत्वपूर्ण पत्र मिला और आपका पत्र आज मिला। तो 151 में जो सही वाक्य है, जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, आपका पत्र मिला धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 153 है, 152 है यहाँ पे, इस समय राम निंद्रा में है, इस समय राम निंद्रा ले रहा है और इस समय राम सो रहा है। ऑप्शन डी है, इस समय राम निंद्रा मग्न है। तो इसका जो राइट आंसर है या शुद्ध वाक्य वो है ऑप्शन ए, इस समय राम निंद्रा ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 53 है, वह काम पर निर्भर करता है, वह काम आप पर निर्भर करता है, यह काम आप पर निर्भर करता है। ऑप्शन सी है, यह काम तुम पर निर्भर करता है और ऑप्शन डी है, निर्भर है यह काम आप पर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यह काम आप पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 154 है, निम्नलिखित में तालव्य ध्वनि है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, छाव, क्योंकि चा वर्ग का जो उच्चारण होता है वो तालव्य से होता है, चा छा जा झा या। का वर्ग का होता है का खा गा घा गा का होता है कंठ से, टा वर्ग टा ठा डा ढा ना का होता है मूर्धन्य से, और ता वर्ग का ता था दा धा ना का होता है दंत से, और पा वर्ग का होता है ओष्ठ से। लेकिन अगर यहाँ पे ए और ए ऑप्शन में होता था तो इसका राइट आंसर होना था ए या एन ए, क्योंकि यहाँ पे कोष्ठक में दे रखा है जिसका उच्चारण ताल और कंठ दोनों करते हैं। तो ताल और कंठ में दोनों का उच्चारण होता है ए और ए में, न कि छा में, क्योंकि छा में केवल क्या होता है, तालव्य का उच्चारण होता है। तो इसलिए यहाँ पे राइट आंसर छा होगा, क्योंकि ए और ए यहाँ पे दे नहीं रखा है। क्वेश्चन नंबर 153 है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जिनका उच्चारण तालु से किया गया हो। तो अभी हमने बताया तालु से किसका उच्चारण होता है, चावर का, चाचा जा झा। इसका राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 156 है, निम्नलिखित में से कौन सी मूर्धन्य ध्वनि नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ता, क्योंकि ता क्या है, दंत है, जबकि टा ठा डा ये तीनों क्या है, मूर्धन्य ध्वनि है। क्वेश्चन नंबर 157 है, हिंदी वर्णमाला के मूल स्वर कौन कौन से हैं। तो इसका जो 57 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी है ई। देखो, हिंदी वर्णमाला के मूल स्वर कितने प्रकार के हो, 3 होते हैं, ह्रस्व स्वर, और ह्रस्व स्वर को ही क्या कहते हैं, मूल स्वर भी कहते हैं। ह्रस्व स्वर कौन हो गए, आ, छोटी ई, छोटा ओ और री। दीर्घ स्वर हो गया बड़ा आ, यहाँ पे ये तीनों क्या है, दीर्घ स्वर हैं, और प्लुप्त स्वर हो गया जैसे ओम। क्वेश्चन नंबर 158 है, निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनि है। तो ओष्ठ ध्वनि होता है पा वर्ग, सभी क्या पाफा बाभा माँ क्या है, ओष्ठ ध्वनि में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 159 है, 159 है यहाँ पे, नीचे एक वाक्य दिया गया है, उसके रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो उस यहाँ पे डॉट 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 वातावरण में मन ऐसा रमा है कि वहाँ से हिल ना सका, वहाँ से मैं हिल ना सका। तो यहाँ पे जो यहाँ पे आएगा रिक्त स्थान पे वो आएगा यहाँ पे ऑप्शन बी, दिव्य। उस दिव्य वातावरण में मन ऐसा रमा कि मैं वहाँ से हिल ना सका, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 160 है, विदूषक को देखकर दर्शकों ने अट्टहास किया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 161 है, शिव का तांडव भी उतना मनोहारी है जितना कि रास लीला। तो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 162 है, युग युग से प्रचलित रूढ़ संस्कारों को विनष्ट करने में पर्याप्त समय लगेगा। तो 162 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, प्रचलित। क्वेश्चन नंबर 163 है, मनुष्य मृत्यु को सुंदर ही नहीं बल्कि अपवित्र भी मानता है। तो 163 का राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, अपवित्र। मनुष्य मृत्यु को असुंदर ही नहीं अपवित्र भी मानता है। क्वेश्चन नंबर 164 में यहाँ पे निर्देश दे रखा है, नीचे कुछ संज्ञाएं दी गई है, वाक्य में उपयुक्त संज्ञा का चयन कीजिए। तो देखो, संज्ञा क्या होती है, किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद भी कभी कभी पूछे जाते हैं। संज्ञा के मूल भेद होते हैं 3 और कुल भेद होते हैं 5। तो मूल भेद 3 होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। और कुल भेद होते हैं 5, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तो 164 है यहाँ पे,
मंडली किस संज्ञा का उदाहरण है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, समूहवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक संज्ञा क्या होती है? जिस संज्ञा शब्द में किसी समूह या भीड़ का बोध होता है। तो यहाँ पे क्या है, मंडली मतलब ग्रुप का, यहाँ पे भीड़ का बोध हो रहा है ना, 2-4 इंसान वहाँ पे इकट्ठे हो रखे हैं तो मंडली बन रखी है। तो क्वेश्चन नंबर 164 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। समूहवाचक के और भी क्या है एग्जाम्पल है, जैसे टीम हो गया, भीड़ हो गया, समूह, मेला, सभा, परिवार, ये सभी समूहवाचक के भेद हैं। 165 है यहाँ पे, स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, अगर यहाँ पे होता स्त्री शब्द में कौन सी संज्ञा है तो वहाँ पे होना था जातिवाचक संज्ञा, लेकिन स्त्रीत्व तो इस भाववाचक संज्ञा क्या होती है? जिस संज्ञा शब्द में किसी भाव, दशा, गुण का बोध होता है। जैसे क्रोध क्या होता है? भाववाचक संज्ञा है। मिठास, वीरता, अपनत्व, हंसना, रोना, ये सभी भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। 166 है यहाँ पे, निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी है, हिमालय। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? जो संज्ञा किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराती है। राम, यमुना, वो मुंबई, ये सभी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। यहाँ पे ऑप्शन है लड़का और पक्षी। लड़का और पक्षी दोनों क्या है? जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण। जबकि जो बचपन है वो क्या है? भाववाचक संज्ञा का बचपना है। तो ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 167 है यहाँ पे, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो 167 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, सुंदरता। हमने कहा ना जिसके लास्ट में था, जैसे अपनत्व हो गया, स्त्रीत्व हो गया, सुंदरता, ये सभी क्या है? भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। यहाँ पे लड़की और गाय, तो लड़की और गाय क्या है? जातिवाचक संज्ञा। जबकि यहाँ पे जो गंगा है वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 168 है यहाँ पे, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो इसमें कौन सी संज्ञा है? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक या क्या संबंधवाचक? यहाँ पे वो संज्ञा नहीं है, ये है सर्वनाम संज्ञा। यहाँ पे संज्ञा नहीं है, यहाँ पे पूछ रखा है जिसकी लाठी उसकी भैंस में कौन सा सर्वनाम है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, संबंधवाचक। ठीक है, जिसकी और उसकी यहाँ पे क्या है? संबंध हो रहा है। संबंधवाचक सर्वनाम जैसे जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा, ये सभी संबंधवाचक के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 169 है यहाँ पे, नीचे कुछ सर्वनाम दिए गए हैं, इनमें से उपयुक्त सर्वनाम का चयन कीजिए। 169 का जो यहाँ पे है, आप आजकल कहाँ हैं, इस वाक्य में आप कौन सा सर्वनाम है? देखो सर्वनाम के भी कितने भेद होते हैं? 6 होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। तो इसका जो 169 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी है, पुरुषवाचक सर्वनाम। और अगर यहाँ पे ऐसा हो तो पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं ना, क्या होते हैं? एक उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के मध्यम पुरुष का ये क्या है? एग्जाम्पल है। आप आजकल कहाँ? आप, मैं होता है उत्तम पुरुष, आप, तुम, ये है क्या? ये है मध्यम पुरुष, और वो है वहाँ, ये सब क्या है? अन्य पुरुष के एग्जाम्पल हैं। 169 के बाद यहाँ पे आता है 170 का, 170 है, तुम अपनी पुस्तक स्वयं पढ़ो में कौन सा सर्वनाम है? 170 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यहाँ पे उपयुक्त सभी। देखो निजवाचक सर्वनाम क्या होता है? जिस सर्वनाम का प्रयोग खुद या अपने आप के लिए होता है। तो यहाँ पे क्या होगा? तुम अपनी पुस्तक स्वयं के लिए हो रहा ना, तो यहाँ पे निजवाचक संज्ञा भी है। पुरुषवाचक में यहाँ पे तुम पुरुषवाचक में आ गया, और संबंधवाचक क्या? यहाँ पे संबंध का, तुम अपनी पुस्तक स्वयं पढ़ो। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 171 है, नीचे दिए गए शब्दों में विशेषण का चयन कीजिए। देखो विशेषण क्या होता है? जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। इसके भी 4 भेद होते हैं, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिणाम बोधक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी है, नास्तिक। नास्तिक एक विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 172 है, थोड़ा धैर्य रखो सब ठीक हो जाएगा, वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो यहाँ पे क्रिया विशेषण बताना है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, परिमाणात्मक क्रिया विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 173 है,
यहाँ पे दे रखा है प्रत्येक वर्ग में 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से एक तद्भव शब्द है, आपको इसका चयन करना है। हमको तद्भव शब्द का चयन करना है। देखो सब तत्सम शब्द और तद्भव शब्द। तो तत्सम शब्द क्या होते हैं? तत्सम शब्द का अर्थ है उसके समान या संस्कृत के समान, अर्थात क्या होता है, हिंदी के वह शब्द जो संस्कृत में उसी रूप में ग्रहण किए जाते हैं उसको बोलते हैं तत्सम शब्द। और जैसे सूर्य, भूमि, पुष्प, अग्नि, प्रकाश, ये सभी क्या है? तत्सम शब्द है। तद्भव शब्द क्या होते हैं? संस्कृत के वे शब्द जो पाली, प्राकृत, अपभ्रंश व पुरानी हिंदी से विकसित हुए हैं, वह हिंदी में अपने परिवर्तित रूप से प्रचलित हुए हैं, उनको बोलते हैं तद्भव शब्द। देखो संस्कृत के शब्द क्या है? कर्पूर, हिंदी में बोलते हैं उसे कपूर। कर्म, काम, मात्रा, संस्कृत के शब्द हिंदी में बोलते हैं उनको माता। तो यहाँ पे हमको बताना है कि यहाँ पे तद्भव शब्द कौन सा है। यहाँ पे ऑप्शन है रजनी, रात, निशा और साय। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, रात, क्योंकि रात क्या है? एक तद्भव शब्द है और इसका तत्सम होता है रात्रि, जबकि रजनी, निशा और साय ये तीनों क्या है? तत्सम शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 174 है, यहाँ पे ऑप्शन है भ्रमर, अग्नि, मस्तक और मछली। तो इसका जो राइट आंसर है, हमने क्या बताना है? तद्भव शब्द कौन है? तो यहाँ पे तद्भव शब्द कौन है? मछली, क्योंकि मछली का जो तत्सम होता है वो होता है मत्स्य और तद्भव होता है मछली। और यहाँ पे दे रखा है भ्रमर। भ्रमर क्या है? एक तत्सम शब्द है और भ्रमर का तद्भव होता है भौरा। अग्नि का होता है आग और मस्तक का होता है माथा। क्वेश्चन नंबर 175 है, 175 दे रखा है अकल, अकिल, अकेला और या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, अकेला क्या है? एक तद्भव शब्द है और अकेले का तत्सम क्या होता है? एकल होता है। 176 है मधुर, भ्रमर, मधुकर और भंवरा। तो 176 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी है, भंवरा, क्योंकि भंवरा एक तद्भव शब्द है और भंवरा का तत्सम शब्द होता है भ्रमर। क्वेश्चन नंबर 177 है अवतार, परीक्षण, आसरा और कंटक। तो 177 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी है, आसरा इसका राइट आंसर है। यहाँ पे और ऑप्शन देख रखे हैं यहाँ पे अवतार। तो अवतार क्या है? एक तत्सम शब्द है और इसका तद्भव होता है अवतार होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे कंटक। तो कंटक एक तत्सम शब्द है और इसका तद्भव होता है कांटा। क्वेश्चन नंबर 178 दे रखा है यहाँ पे, नीचे कुछ शब्दों की वर्तनी के शुद्ध और अशुद्ध दोनों एक साथ दिए गए हैं, आपको 4 विकल्पों में से एक शुद्ध विकल्प का चयन करना है। यहाँ पे दे रखा है अनाधिकार, अनुकूल, अधीन और आकांक्षा। तो 178 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, आकांक्षा, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है अनाधिकार। अनाधिकार नहीं होता है, शुद्ध होता है अनधिकार। दूसरा दे रखा है यहाँ पे आधीन। आधीन नहीं होता है, अधीन होता है। अनुकूल, अनुकूल नहीं होता है, अनुकूल होता है। इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, आकांक्षा। 179 है उद्धवत, उद्धत, उद्धृत, उद्धत। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, उद्धत, ऐसे लिखा जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे 180 है संघर्ष। तो संघर्ष में क्या? ये वाला संघर्ष राइट है, जबकि ये तीनों क्या है? रॉन्ग है। 180 है यहाँ पे परिस्थिति। तो यहाँ पे परिस्थिति ये भी लिख रखा है, ये तो इसका परिस्थिति जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है जैसे ऑप्शन ए यहाँ पे लिख रखा है परिस्थिति, ये राइट आंसर है। 182 है यहाँ पे देखा आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद और आशीर्वाद लिख रखा है। तो यहाँ पे जो आशीर्वाद कैसे लिखा जाता है? ये लिखा जाता है ऑप्शन बी की तरह, आशीर्वाद इसका राइट आंसर है। 183 है कवियत्री, कवियत्री, कवियत्री और कवियत्री। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, कवियत्री लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 184 है मिलावट शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है? तो प्रत्यय क्या होता है? जो शब्द किसी शब्द के अंत में जुड़कर उस शब्द के अर्थ में विशेष परिवर्तन लाते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्रत्यय। तो यहाँ पे मिलावट, लास्ट क्या है? आवट, मिलावट, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी है। मिलावट शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है आवट। क्वेश्चन नंबर 185 है एक प्रत्यय जोड़कर बनाया गया शब्द है। तो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी है, दैनिक, ठीक है। जबकि यहाँ पे प्रत्येक नहीं होगा क्योंकि प्रतिधन एक है ना, लेकिन यहाँ पे बोला रखा है एक, तो क्या होगा? दैनिक, ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 186 है मुखिया शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी है, या।
186 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 187 है, पारधी ने बाण मारियो खग गिरियो अकुलाए। यहाँ पर पारधी शब्द का अर्थ है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है बहेलिया। देखो पारधी शब्द का अर्थ होता है छोटे मोटे पशु पक्षियों को फंसाने या मारने वाले व्यक्ति। ठीक है, तो पारधी क्या है, एक व्यक्ति है जो पशु पक्षियों को मारते हैं। नेम बाण मारियो खग मतलब पक्षी, गिरियो अकुलाए मतलब वो बेहोश या व्याकुल अवस्था में गिर गया। तो यहाँ पर पारधी का अर्थ होगा बहेलिया। जिसे एग्जाम्पल से समझते हैं, बहेलिया पेड़ के नीचे दाना बिखेर कर छिप गया। बहेलिया एक पारधी एक व्यक्ति है, उसने पेड़ के नीचे दाना क्या बिखेर दिया, क्योंकि वहाँ पे कुछ टाइम बाद पक्षी आएंगे और उसकी जाल में वो फंस जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 188 है, बहुरी समक्रम बिना होते ही संतत सुरानीक हित ते ही। यहाँ पर सुरानीक का अर्थ है वो है देवसेना से, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 189 है, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। यहाँ मृग नैनी का अर्थ है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। ये पंक्ति यहाँ पे क्या है, मृग नैनी को सीता माता का यहाँ पे वर्णन हो रहा है, क्योंकि जब सीता माता को रावण चुरा कर ले जाता है तो भगवान राम व्याकुल अवस्था में क्या वहाँ जो उनके कुटिया के आसपास खग मृग हैं उनसे पूछते हैं कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखिए सीता मृग नैनी, मतलब मृग के समान इसके नैन है। तो इसका राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 190 है, भाका भनित मोर मति थोरी। यहाँ मति का अर्थ है, तो मति का अर्थ है यहाँ पे बुद्धि से, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 191 है, निरख सखी ये खंजन खाए। यहाँ खंजन का अर्थ है, तो खंजन का अर्थ है यहाँ पे पक्षी से, खंजन एक पक्षी है। ठीक है, 192 है यहाँ पे, प्रदत्त काव्यांशों में प्रयुक्त रसों का निर्देश कीजिए। यहाँ पे पवन जुलावे कै की कीर बतरावे देव कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए श्रृंगार रस, क्योंकि देखो यहाँ पर यह पंक्ति एक कविता से ली गई है जिसमें इस कविता में बसंत ऋतु की सुंदरता का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पे श्रृंगार रस इसलिए इसका राइट आंसर है, क्योंकि जिसमें प्रकृति का सुंदर वर्णन हो या बसंत ऋतु का वर्णन हो वहाँ हमेशा श्रृंगार रस होता है। क्वेश्चन नंबर 193 है, अस्त कहीं रघुपति चाप चढ़ावा यह मति लक्ष्मण किए मन भावा। संधा नेऊ प्रभु विसिक कराला उठी उदधि उर अंतर ज्वाला। तो यह किस टाइम की बात हो रही है, जब भगवान राम लंका की ओर प्रस्थान करते हैं तो वहाँ समुद्र तट पर पहुँचे, वो समुद्र से वहाँ पे वो विनती कर रहे हैं कि हमको समुद्र पार जाना है। तो इसका थोड़ा अर्थ समझ लेते हैं। अस्त कहीं रघुपति चाप चढ़ावा, ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने धनुष चढ़ाया। यह मत लक्ष्मण किए मन भावा, यह मत लक्ष्मण जी के मन को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उन्होंने देखा कि भगवान राम ने धनुष उठा दिया। संधान नेऊ प्रभु विसिक कराला, प्रभु ने भयानक अग्निबाण संधान किया। और उठी उदधि उर अंतर ज्वाला, जिससे समुद्र के हृदय के अंदर अग्नि की ज्वाला उठी। तो इसका ज्वाला उठे, इसका राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए रौद्र रस है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 194 है, माता ऐसा बेटा जनिए के सूरा के भक्त कहाए। तो इसमें जो रस है वो है वात्सल्य रस। माता ऐसा बेटा जन्म, मतलब उसको ऐसा बेटा हो जो सूरवीर भी हो और भक्त भी हो। वात्सल्य यहाँ पर बेटे के प्रति प्रेम की भावना प्रकट हो रही है, इसलिए यह इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 195 है, नीचे दिए गए काव्यांश का प्रकार बताइए। प्रवेशी नगर कीजे सब काजा, हृदय रखी कौशलपुर राजा, गरल सुधा रिपु अमियु मिताई, गोपद सिंधु अम्मल सितलाई। तो ये क्या है, ये है यहाँ पे चौपाई। इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 195 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 196 की ओर बढ़ते हैं। देखो ये क्या है, एक गद्यांश दे रखा है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा उसके आधार पर प्रश्न संख्या 196 से 200 तक, लास्ट क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होने वाले तक के उत्तरों के हेतु सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इस गद्यांश को आप पढ़ सकते हैं और फिर यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं। 196 का है, उपयुक्त गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक है। आप ऑप्शन देख सकते हैं, हमारा शिक्षा माध्यम और पाठ्यक्रम, शिक्षित जन और सामान्य जनता, हमारी सांस्कृतिक परंपरा और शिक्षा का माध्यम। तो 196 का राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए है, हमारा शिक्षा माध्यम और पाठ्यक्रम। आप इसको जब पढ़ोगे तो आपको ये सारे क्वेश्चन खुद ब खुद आ जाएंगे। 197 है, हमारी शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा इसलिए होना चाहिए क्योंकि उसमें विदेशी पाठ्यक्रम का अभाव होता है, बिल्कुल भी नहीं। भारतीय इतिहास का, भारतीय दर्शन का ज्ञान निहित है, बिल्कुल भी नहीं।
सामायिक जीवन निरंतर प्रवाह होता रहता है या भारतीय मानस का स्पंदन ध्वनित होता है। तो 197 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 198 है, हमारी शिक्षा में ऐसे पाठ्यक्रम की आवश्यकता है जिसमें सामायिकी ज्ञान संस्कृति का समावेश हो, भारतीय सांस्कृतिक परंपरा का प्रतिनिधित्व हो, पाश्चात्य संस्कृति का पूर्ण ज्ञान कराने की क्षमता हो या आधुनिक वैज्ञानिक विचारधाराओं का मिश्रण हो। तो 198 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, भारतीय सांस्कृतिक परंपरा का प्रतिनिधित्व हो। 199 है, हमें राष्ट्रीय सांस्कृतिक परंपरा के साथ साथ जुड़ना चाहिए, सामयिक जीवन प्रवाह से, समसामयिक वैज्ञानिक विचारधारा से, अद्यतन साहित्यिक परंपरा से या भारतीय नव्य समाज शास्त्र से। इसका जो 99 का राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी है, भारतीय नव्य समाज शास्त्र से। क्वेश्चन नंबर लास्ट है यहाँ पे इस सेट का क्वेश्चन नंबर लास्ट है यहाँ पे 200 है। शिक्षित जन और सामान्य जनता में निरंतर अंतर बढ़ने का कारण है कि हम भारतीय समाजशास्त्र को सर्वोपरि स्थान नहीं देते हैं, विदेशी चश्मे लगाकर अपने लोगों को देखते हैं और भारतीय भाषाओं का अध्ययन नहीं करते या नई पीढ़ी को भीतर से खोखला कर रहे हैं। तो 200 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी है, विदेशी चश्मा लगाकर अपने लोगों को देखते हैं, विदेशी चश्मे लगाकर अपने लोगों को देखते हैं। तो दोस्तों ये थे आज के यहाँ पे 100 क्वेश्चन।